आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का जो हिंदी का पेपर है, क्लास 8वीं जो है आपकी हिंदी का पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। ये एक सैंपल पेपर है और इस पेपर के बाद आप सभी के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो यहाँ से सीधे आपको देखने को मिलेंगे और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने का आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में आपको कैसे करना है। इसमें पेपर की बात करेंगे तो आपका पेपर 2.5 घंटे का आएगा, 60 मार्क्स का होगा। 4 खंडों में आपका पेपर विभाजित होकर आएगा, क, ख, ग, घ और इसमें टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो कुल 11 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। सबके अंक जो हैं उसके सामने-सामने दिए गए हैं। जो विकल्प वाले होंगे उसमें डायरेक्टली मेंशन होगा, बताया गया होगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, इसमें से 1 करने हैं या दोनों में से 1 करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए, उसका आपको उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति द्वारा आवश्यकता अनुसार ही भोजन लिया जाए, तो इसका क्या परिणाम होगा? यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन लेगा तो क्या होगा कि हम जीवन में यह आदत अवश्य हमें बनानी चाहिए कि थाली में उतना ही भोजन लें जितना हमें आवश्यकता हो। अक्सर लोग अधिक भोजन ले लेते हैं और उसे पूरा ना खा पाते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। आगे कहता है कि यह अन्न केवल अन्न नहीं बल्कि किसानों का कठिन मेहनत है, प्रकृति का अमूल्य उपहार है और जब यह नालियों में बहता है तो ना केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि हमें ये भी याद याद आता है कि अनेक लोग क्या है, भूखे पेट सो जाते हैं। इसीलिए हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम क्या करें, खा सकें और यही हमारी क्या है, समझदारी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें भोजन को आवश्यकता अनुसार ही लिया जाए, तो इसका क्या परिणाम होगा कि जो अन्न की बर्बादी है वो घटेगी, बात सही है। किसान की मेहनत बढ़ेगी, नहीं बिल्कुल नहीं। संसाधनों की बर्बादी होगी, नहीं। जब हम खाना आवश्यकता अनुसार ही खाएँगे तो बर्बादी कहाँ से होगी? जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ ले रहे हैं, बर्बादी तो है ही नहीं। मोटापे की समस्या नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही खा रहे हैं, तो आपका पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ना है ताकि उसी हिसाब से आप अपने आंसर्स को समझो। दूसरा कह रहा है, गद्यांश में अन्न को किस प्रकार से दिखाया गया है? उपहार के अनुसार बताया गया है। ये हमारे लिए उपहार है, प्रसाद तो है नहीं। इसके साथ-साथ में औषधि जो है, औषधि के रूप में भी नहीं है, रत्न के रूप में भी नहीं, ये हमारे लिए उपहार है। क्या है? उपहार। अगला, गद्यांश के अनुसार समझदारी किसे कहा गया है? समझदारी का मतलब है कि हमें अन्न को यानी अनाज जो है, अन्न को यानी जो भोजन है हमारा, हमें उतना ही लेना है जितना हमारी आवश्यकता हो, ताकि उसकी बर्बादी ना हो। इसे ही क्या कहा गया है? समझदारी कहा गया है। अगला है, गद्यांश के अनुसार लिखिए कि आवश्यकता से अधिक भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए? इससे क्या होता है कि हम खा नहीं पाते, तो वो क्या होता है, फेंका जाता है, बर्बाद होता है, जिससे 2 परिणाम हो सकते हैं। जिससे 2 परिणाम हो सकते हैं कि ऐसे बहुत से लोग जिन्हें अन्न नहीं मिला है, वो भूखा सो रहे हैं और हम अन्न की बर्बादी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये है कि हम अपने संसाधनों को सेव कर रहे हैं, क्योंकि अनाज ऐसा है, शहरों में रहने वाले हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के खेत हैं कि हम खेत से अनाज उगा के लेकर आ रहे हैं। तो हम जो भी चीज़ें अनाज की चीज़ें खाते हैं, उसे बाज़ार से खरीद के लाते हैं। तो अगर हम उसे बर्बाद नहीं करेंगे, आवश्यकता अनुसार ही लेंगे, तो हम अपने पैसे को भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है, निम्नलिखित में आपको पद्यांश दिए गए हैं, कविता टाइप की दी गई है। इसको पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का पहले आपको क्या करना है, उत्तर देना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है, प्रस्तुत पद्यांश में रतन किसे कहा गया है? पहली बात तो रतन किसे कहा गया है, देखिए। यहाँ पर हरी घास पर बिखेर दी है, ये किसने मोती की लड़ियाँ कौन रात में गूँध गया है और उजले, देखो बेसिकली अभी यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली अभी से ही पता चल गया है, ओस की बूँदों की बात हो रही है। की बूँदों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ओस की बूँदों। यहाँ पर इतने से हमें पता चल गया, आगे भी तुम देख लो कि ये उज्ज्वल हीरो की कड़ियाँ ना लुटा गया है कौन जौहरी, अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर और पग-पग बिखरे हुए हैं रत्न। पत्तों पर, फूलों पर उसकी बूँदें जो हैं वो बिखरी हुई हैं और कहते हैं बिखरे हुए हैं रत्न, रतन है नाना, जी होते तो उस कणों को जो है अंजिल में भर घर ले जाऊँ।
ऐसा मन करता है कि उसको हम क्या करें, अपने घर ले जाएं भरकर। तो समझ में आ गया ना किसके बारे में बात हो रही है? उसकी। तो उसकी ये रहा वो, बाकी नहीं। अगला अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? प्रकृति के, रत्नों का, कविता का या मनुष्य का? तो प्रकृति का जो है सुंदर वर्णन किया गया है, क्योंकि जो उसकी बूंद है वो रतन नहीं है, वो एक्चुअल में प्रकृति द्वारा भेजा गया उपहार है। जो क्या करती है, जो भी हमारा घास फूस है या पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उसमें जो भी ज्यादा पानी होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। या फिर जो शीत गिरती है वो किस पे जमा होने लगती है? उन पत्तों पर या घास-फूस पर जमा होने लगती है। अगला, पद्यांश के अनुसार कवि ने उसके कण को कहाँ देखा है? तो पत्तों पर, घास पर और और जो हमारा जो सतह है, सतही क्षेत्र है, उसके ऊपर। पद्यांश के अनुसार ओस के कोणों को देखकर कवि के मन में क्या भाव ऊपर आते हैं? इसमें बता देना कि कवि जो है ओशो को, ओस की बूंदों को देखकर काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, भई वो कहता है कि भई ये एक इतनी सुंदर चीज़ें हैं जो मोती की तरह चमकते हैं, ठीक है? और उसका मन करता है कि इसे मैं घर ले जाऊँ, परंतु उसकी बूँदों को जैसे आप छुओगे ना, वो क्या होगा? वो गिर जाएगी इधर-उधर, ठीक है? इधर-उधर गिर जाएगी, आप उसे उठा नहीं पाओगे, अच्छी तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पर वो संजोया हुआ है। अगला है, आपको मिलान करना है संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और गुणवाचक। देखो, संख्यावाचक तो डायरेक्टली दिख रहा है, 5 किलो चावल। परिणामवाचक और गुणवाचक, गुण किस चीज़ का है? देखो, परिणामवाचक गुण है घना पेड़ है, पेड़ एक घना है, ये उसका गुण है, ठीक है? और ये तो निम्नलिखित व्याकरणकरण को बताना है, इसको बताना था, ठीक है? मिलान करना था, मिलान कर दिया हमने। जो है निरउपसर्ग बनाने वाले एक शब्द लिखो। उपसर्ग जो होता है, जो शब्द में पहले लगता है, और प्रत्यय वो होता है जो बाद में लगता है। जैसे मैंने लिख दिया निराकार, निराकार, निर प्लस आकार, यानी निराकार हम उसको कहते हैं जिसका कोई रंग रूप या कोई आकार ना हो, उसे निराकार बोलते हैं। ठीक है भाई? ऐसे आपको शब्द बनाना होगा। अगला क्या है? अगला क्या आता है? आज यहाँ, कल वहाँ चले, है ना? इसके बाद में दी गई पंक्ति में से क्रिया शब्द को पहचान कर लिखिए। क्या करना है? क्रिया शब्द जो है हमारा, उसको क्या करना है? पहचान कर लिखना है। क्या करना है बेटा? जो क्रिया शब्द है उसको पहचान करके क्या करना है? लिखना है। तो क्रिया का मतलब जो कार्य का बोध करे, है ना? आज यहाँ, कल वहाँ, चलिए जो शब्द है ये क्रिया है। काम का जो बोध कराए वो क्रिया होता है। विदुषी शब्द में लिंग को बताइए, तो स्त्रीलिंग है, जिसमें ई की मात्रा लगती है वो ज्यादातर स्त्रीलिंग होता है। नारी, स्त्री, नौकरानी, ई की मात्रा जब लगती है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। लिंग को पहचाना था। स्वर्ण शब्द में जो है तत्भव लिखो। तत्सम और तत्भव होता है। तत्सम जो होता है जिनका, और स्वर्ण जो शब्द है वो स्वर्ण से ही बना है। स्वर्णिम बोल देना। दुग्ध शब्द का विपरीत लिखिए। दुग्ध का मतलब क्या होता है? सफेद चिप्स, कोई सफेद उज्जवल, है ना? तो दुग्ध का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गंध जो है, सुगंध लिख देना। सुगंध लिख देना इसका, दुर्गंध है, सॉरी, ठीक है? ये बिंदु दिखानी। आगे कहता है कि सामने लकड़ी की एक चपेट जो है पड़ी रहती है। इस रेखा शब्द में जो रेखांकित शब्द यानी लकड़ी जो है, इसका वजन लिख दो। लकड़ी का क्या हो जाएगा? लकड़ियाँ। वचन बदलना है और लकड़ी का क्या हो जाएगा? लकड़ियाँ। द्वंद्व समास के दो प्रधान पद होते हैं, सही है गलत? गलत, तो सही बात। अगला फिर आपके चैप्टर से आया हुआ है, बस की यात्रा से, ठीक है? ये आपका एक छोटा सा अंश आ गया है, इसमें से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। सबसे पहली बात तो बस क्यों रुक गई थी? तो ड्राइवर के थकने के कारण, सामने पेड़ आने के कारण, ब्रेक फेल होने के कारण, या पेट्रोल ना होने के कारण? पेट्रोल ना होने के कारण। गद्यांश के अनुसार बस की हालत कैसी थी? जर्जर, जर्जर हालत थी। गद्यांश के अनुसार रास्ते के दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा था? पेड़ दिखाई दे रहे थे। अगला कहता है, लेखक ने लेखक ने इंजन में पेट्रोल डालने की प्रक्रिया की तुलना किससे करी है? माँ द्वारा वो दूध पिलाने की। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है
भाई मशीनीकरण के युग के कारण हुए प्रभावित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम बताओ, जैसे चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, ठीक है, मटके, वेरी गुड। और भी बता सकते हो आप चाहे तो, मटके भी प्रभावित हुए हैं और क्या हुआ है, चूड़ियाँ प्रभावित हुई है। ऐसी चीज़ें जो हम क्या करते थे, पहले हाथ से बनाते थे, लेकिन अब मशीन के ऊपर डिपेंड हो गए। जैसे पंखे, पहले बहना होता था, हाथ से घुमाते थे। कटाई करने वाला हार्वेस्टर, सूप हो गया। अब धीरे-धीरे क्या है कि अलग-अलग तरह की मशीनें आ गई। पहले हम हाथ से क्या करते थे, चक्की चलाते थे, मसाला पीसते थे। अब वो धीरे-धीरे क्या है, मिक्सी या और जो ग्राइंडर है, उन्होंने उसका इस्तेमाल। तो इस तरीके से ये उद्योग ऐसे हैं जो प्रभावित हो गए। अगला कह रहा है, क्या निराश हुआ जाए, पाठ के अनुसार समाचार पत्रों को किस प्रकार के समाचार उसमें ज़्यादातर अधिक होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे कैसे खबर ज़्यादा होते हैं उसमें बताइए? जिसमें ठगी की बात होती है, जिसमें डकैती की बात होती है, जिसमें चोर चकारी की बात होती है, यानी आपराधिक, भ्रष्टाचार, ऐसी गतिविधियां जो हमारे समाज में बढ़ती जा रही है और हमारा समाज एक कुसमाज में यानी बुरा समाज में बदलता जा रहा है। बस की यात्रा जो है किन्हीं 2 आंदोलनों का नाम आया है, बता। वेरी गुड। असहयोग आंदोलन और दूसरा है आपका सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। ठीक है भाई, 2 आंदोलन लिखने थे, आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 6 आ गया अब आपका। कह रहा है कि भाई जो आपको चैप्टर पढ़ाए गए उसमें उसमें से क्वेश्चन आए। प्रश्न में पूछा है, लाख की चूड़ियों में बदलू के जीवन पर कांच की चूड़ियों की बदलती प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा। वे जो लाख की चूड़ियां थी वो बिकनी धीरे धीरे उसकी क्या हो गई, कम हो गई। लोग कम उसको पसंद करने लगे, है ना। लोग कांच की चूड़ियों की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि लाख की चूड़ियां जो थी बदलू बनाता था और उसका जो काम था वो कांच की चूड़ियों की वजह से मंदा होने लगा था। इसीलिए जब भी वो कांच की चूड़ियां देखता था उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता था। हाँ, इसीलिए ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। लाख की चूड़ियाँ जो है हमारे हमारे शरीर के लिए, अपने हाथ के लिए सब आरामदायक भी होती है, लेकिन जो कांच की चूड़ी होती है जब वो टूट जाती है तो हमारे हाथ में चुभ सकती है, हमें डैमेज कर सकती है ना। वेरी गुड। आपकी मम्मी जब आपको मारती है तो चूड़ी टूट भी जाती होगी, घस भी जाती है ना। वेरी गुड। कहता है अगला, कहता है आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को क्या कर रहा है, अंधा कर देगा। क्या निराश हुआ जाए, पाठ के आधार पर बताइए भाई कि लेखक जो है वो ऐसा क्यों कह रहा है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहता है, आंख के बदले आंख का मतलब है कि बदला पूरा करना, बदले के बदले बदला जो आज आजकल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिद्धांत पूरी तरीके से हमें कैसा बनाता है, अंधा। हम दूसरों के प्रति जो हमारी भावना होनी चाहिए, हम उस भावना का अनुसरण नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमें ऐसा कहा गया है। अगला पाठ है, बस की यात्रा में लेखक ने पाठ के अंत में पन्ने में पहुंचने पर उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, मतलब जहाँ डेस्टिनेशन थी, उसकी मंजिल जहाँ जाना था, उसे आखिर में वहां जाने की उम्मीद क्यों छोड़ दी। क्योंकि देखो, आपको देखते हो कि वहां पर उसको ना कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी की हालत हालत जो है बहुत खराब थी, कांच टूट गए थे, है ना, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। इसीलिए उसको लगता है कि शायद मैं वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगा, जो भी उसकी मंजिल है। अगला देखो, कह रहा है, अभी भी झरती हुई पत्ती, है ना, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ठीक है भाई, ये कविता है ये। इसके अलावा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहते हैं कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ, और अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि पद्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है, उम्मीद को दर्शाया गया है। किसको दिखाया गया है, उम्मीद को दर्शाया गया है। पद्यांश में सूरज डूबने किस बात का समय को दर्शाता है, शाम का। ये तो भाई कोई भी बता देगा, बहुत आसान बात। अगला, गंतव्य का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमें पहुंचना है, मंजिल, है ना। यात्रा का अंतिम इंसान, अंतिम जो स्थान है वो क्या है आपका, मंजिल है, गंतव्य स्थान है। उद्गम स्थान वो होता है जहाँ से यात्रा में आरंभ करते हैं। उद्गम उद्गम के बारे में पूछे तो याद रखना है, और गंतव्य के बारे में पूछे तो याद रखना है। ठीक है। अभी भी जरती हुई पत्ती
है ना? थामने को बैठे हाथ, इस पंक्ति का मतलब क्या है कि भई सुख का समय, हाथ से पत्ती गिरने का समय, पत्ती कठिन समय में सहयोग की बात हो रही है। कठिन समय में सहयोग की बात हो रही है। अब ये भी पाठ के आधार पे आपसे पूछे गए प्रश्न, इसको बताना है। पक्षी और बादल में एक समानता बताइए और एक अंतर बताइए। समानता ये है कि पक्षी और बादल दोनों आसमान में उड़ते हैं, आसमान में रहते हैं। दोनों समानता ये है, दोनों में समानता ये है कि दोनों आसमान में रहते हैं और दोनों भगवान के डाकी हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या पहुंचाते हैं? संदेश पहुंचाते हैं, है ना? प्रेम और प्यार का संदेश पहुंचाते हैं। अंतर ये है भाई, पक्षी कुछ निश्चित समय तक आसमान में रहता है, उसके बाद फिर अपने जो भी घोंसले हैं या जमीन पर या पेड़ पौधे पर या दाना चुगने के लिए नीचे आ जाता है, लेकिन बादल हमेशा आसमान में ही रहते हैं। ये दोनों में अंतर है। ये सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता में जो है कौन चोंच के तिनके दबाकर उड़ने की तैयारी में है और क्यों? कौन दबा के, ध्यान रखना है कि वो क्या कर रही है कि वो जो तिनके हैं उसे इसलिए उठाकर ले जा रही है। पहली बात तो चिड़िया है इसका उत्तर, कि कौन ले जा रही है? तो चिड़िया ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? क्योंकि उसको अपना जो घोंसला है उस जगह पर वो क्या कर रही है? तिनकों को ले जा रही है। क्योंकि उसके जीवन में, जैसे अभी फॉर एग्जांपल पक्षी जो होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको सर्दियों के टाइम पे घोंसलों की ज़रूरत होती है। जिसमें कई बार वो अंडे भी देती है और वहाँ पर वो रहती भी है। तो इसीलिए वो उड़ने की तैयारी में है, इसीलिए है क्योंकि उसको घोंसला बनाना है, सर्दी का समय आ रहा है, इसीलिए। अगला, कबीर ने तलवार और म्यान के उदाहरण में क्या सिद्ध करने की बात कही है? उन्होंने तलवार का मतलब ज्ञान बताया है और म्यान का मतलब बताया है अहंकार। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? जैसे हमेशा कहता है तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। म्यान वो जगह, वो चीज़ होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, म्यान कितनी भी सुंदर हो, लेकिन महत्व हमेशा किसका होगा? तलवार का। तलवार अगर कैसा है, धार नहीं है उसमें तलवार में, ठीक है? तो उसका कोई महत्व नहीं है। और म्यान जो है चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उसका महत्व केवल तब होगा जब उसमें तलवार आएगी। तो जहाँ पर ज्ञान होगा तो वहाँ पर तलवार की बात होती है, ठीक है भाई? उन्होंने इसकी तरह से इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। अगला 9वां प्रश्न है, ये भी पाठ के आधार पे आए हैं। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों का विरोधी बना लेने में कौन-कौन से दोष हैं? मनुष्य केवल अपने स्वार्थों के बारे में सोचता है। मनुष्य केवल किसके बारे में सोचता है? अपने स्वार्थों के बारे में सोचता है। देखो, 2 नंबर का है। दूसरा क्या है? एक तो अपना स्वार्थ सोचता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, और साथ ही साथ मनुष्य हमेशा हमेशा क्या करता है कि वो हमेशा अपना लाभ सोचता है। लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति है हमेशा, या फिर केवल अपने स्वार्थों को सिद्ध करना है, ये मनुष्य का व्यवहार जो है वो दूसरों से विरोधी बना देता है। आप हमेशा चाहते हो कि आप अपने दोस्तों से अच्छा खेलो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, आप उससे सुंदर दिखो। तो ये क्या है? हमेशा अपने आप में एक तो स्वार्थ की भावना है, दूसरा हमारे में सर्वश्रेष्ठ की भावना है। सर्वश्रेष्ठ की भावना है, यानी सबसे अच्छा हम रहे, इसके लिए। पक्षी भगवान के डाकिए होने के साथ-साथ इंसान के भी प्रथम डाकिए हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रकृति की चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं ये। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रकृति का जो मैसेज है उसको लेके जा पाते हैं। मौसम के बारे में उनको सबसे पहले पता चल जाता है बारिश आएगी कि नहीं आएगी। तो तुम देखोगे, जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है वैसे ही बहुत सारे पक्षी उड़ने लगेंगे आसमान में, क्योंकि उनके उनके जो पंख होते हैं उसपे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। उन पानी को उनको सुखाना होता है। इसीलिए बारिश खत्म होते ही वो सबसे पहले उड़ते हुए आपको दिखेंगे। बारिश आने से पहले वो छुप जाते हैं स्थानों पर। तो जो पक्षी है, उन्हें भगवान के डाकियों के साथ-साथ इंसान के भी प्रथम डाकिए कहा गया है, क्योंकि वो इंसान को भी प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाओं का पहले ही संदेश दे देती है। अगला है, दीवानों की हस्ती में दीवानों का जीवन सुख-दुःख का मिश्रण है। इसमें बताया गया है कि कभी सुख है तो कभी दुःख है। कभी आपको, हाँ, मनुष्य के जीवन में ऐसा होता ही है, कभी दुःख का टाइम होता है। जैसे आप कई बार ऐसी चीज़ों की अपेक्षा करते हो जो आपको लगता है कि मिलना चाहिए, परंतु वो नहीं मिल पाता। आप अपने जीवन में, जैसे मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, परंतु मैं आपको भी केवल पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन में, मुझे कहीं न कहीं इस बात की निराशा है कि जो मैं करना चाहता था, मैं वो नहीं कर पाया।
परंतु मुझे इस बात की आशा भी है कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जहाँ निराशा है वहाँ आशा भी है, जहाँ जहाँ जैसे कहते हैं जहाँ लाभ है तो वहाँ हानि भी है। हमें हमें केवल उस दृष्टिकोण जिस दृष्टिकोण से हम चीज़ों को देखते हैं, उस दृष्टिकोण को हमको छोड़ना होगा। देखो आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या करना है, विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों पे पत्र लिखना है। 2 टॉपिक आए हैं, पहला कि भई आप जो है आपका नरगिस नाम है या फिर आपका गुरप्रीत नाम है, आपके घर के पास में जो पार्क है, उसकी सफाई करवाने के लिए नगर निगम अधिकारी को क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। आई बात समझ में? जो नगर निगम अधिकारी है, सबसे पहले लिखोगे सेवा में श्री नगर निगम अधिकारी जी। फिर इसके बाद में अपने क्षेत्र का नाम लिखोगे, उस क्षेत्र के नाम के बाद में फिर दिल्ली लिख दोगे। फिर उसके बाद में फिर नीचे विषय लिखोगे, ठीक है? आपको समझ आ रहा है कैसे लिखोगे? सबसे पहले सेवा में लिखना है, नगर निगम, फिर अधिकारी जी। इसके बाद में फिर आपको अपना क्षेत्र यानी जो भी लिखना है, रोहिणी है ना? शाहबाद दौलतपुर है, जो भी आपको जगह है उसको लिखना है। इसके बाद में आपको नीचे लिखना है दिल्ली। दिल्ली लिखने के बाद में फिर आप उसको छोड़ दोगे पिन कोड डालकर 110042 या 85 जो भी आता है। इसके बाद में फिर आप अगले लाइन छोड़ दोगे, उस पे लिखोगे विषय। किसके ऊपर लिख रहे हो आप कि भई अपने घर के आस-पास स्थित जो पार्क है, उस पे सफाई करवाने के लिए। फिर छोड़ दोगे उस लाइन को, एक लाइन छोड़ दोगे। फिर महोदय, सविनय निवेदन ये है कि आप बताओगे कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे घर के आस-पास एक जो है सार्वजनिक पार्क है, जिस पार्क में बड़े, बच्चे, बूढ़े हर तरह के लोग जो है वहाँ पर आते हैं, बूढ़े और ख़ास तौर पे बच्चे। बच्चों के खेलने के लिए और बड़े लोग योगा करने के लिए। परंतु पार्क की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, बहुत दयनीय हो चुकी है। पार्क बैठने योग्य नहीं रहा है, वहाँ पर बहुत गंदगी है, ना तो घास है और इतनी ज़्यादा गंदगी होने की वजह से कई बार बच्चे खेलते हैं तो वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है और वहाँ पर बैठना मुश्किल होता है। वहाँ पर तरह-तरह के जीव-जंतु या फिर लोगों द्वारा वहाँ पर गंदा फैला दिया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द साफ करवाएँ ताकि हम एक अच्छे वातावरण में रह सकें। दूसरा, कहता है आपको अपने अ, विद्यालय में पुस्तक की हिंदी की कहानियों की पुस्तकों को मँगवाने के लिए प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। स्कूल में आपको पत्र लिखवाना है, किसको? जैसे लिख दोगे आप प्रिंसिपल को सेवा में, ठीक है? इसके बाद लिख दोगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी अपने स्कूल का नाम, फिर अपने क्षेत्र का नाम, फिर दिल्ली, इनको डाल के फिर नीचे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे विषय। तो विषय क्या है? किस टॉपिक पे लिख रहे हैं कि विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की कहानियों की पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र लिखना है, ठीक है भाई? उसमें फिर एक लाइन और छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर अगली लाइन में लिखेंगे, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा इसका छात्र हूँ जिस भी क्लास में हो और आजकल हमारी लाइब्रेरी जो कि ज्ञान का भंडार है, परंतु उसमें जो है कहानियों की पुस्तक नहीं है। इस कहानियों के माध्यम से हम पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं और पर्याप्त पुस्तक ना होने की वजह से कई बार हम अपना जो खाली समय है उसको व्यर्थ कर देते हैं। तो अतः आपसे निवेदन है कि कुछ कहानियों की पुस्तकें मंगवा दीजिए ताकि सभी बच्चे उसको पढ़कर पढ़ाई के प्रति अपनी जो रुचि है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। इस तरीके से अब यहाँ पर विषय पर निबंध लिखना है तो कुछ निबंध लिख देना है, ऐसे अनुशासन का महत्व, मेरी दिल्ली है, स्वतंत्रता दिवस, तो कोई सा भी लिख देना आप, जो भी आपको मन करे। और इस तरीके से क्योंकि इसमें 11 ही क्वेश्चन थे, ये पेपर आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है भाई, आगे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो।